नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेल, कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी-सी हम जानकारी देखेंगे कि इस प्रकृति के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं या हम कहें जितने भी जीव हैं, चाहे वह प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, उनका शरीर जो है एक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा घरों के अंदर या घर जो मकान होते हैं, वो एक एक ईंट से पूरे मकान का निर्माण होता है या घर का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है। उसी तरह से जीवित जीव जो हैं, उनके शरीर का निर्माण जो है एक कोशिका से होता है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जुड़ करके एक नए या हम कहें एक जीव का निर्माण करती है। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि कोशिका जो है वह क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई जो है वह क्या है, कोशिका है। एक कोशिका ही आगे आगे विभाजित होकर के एक नए जीव का निर्माण करती है। इसी कोशिका से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्या होता है, संततियों का निर्माण होता है। कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की हम कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर की एक फंडामेंटल यूनिट है या हम कहें मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवों के शरीर की मूलभूत फंडामेंटल यूनिट या इकाई है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सेल जो है या कोशिका जो है, यह जीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। या हम कहें सेल या कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कैसे? ये क्या कह रहे हैं कि सेल जो है किसी भी जीव की शरीर की क्या है, मूलभूत इकाई है। यदि किसी शरीर के या जीव के शरीर के कोशिका ही यदि नहीं होगी या डेड होगी, तो वह उस शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्रियात्मक इकाई में कहें कि जब तक शरीर की कोशिकाएं काम नहीं करेंगी, तो शरीर के ऑर्गन जो है या सिस्टम जो है वो काम नहीं करेंगे। और कहें कि शरीर के संरचना का निर्माण या शारीरिक संरचना का निर्माण जो है कहाँ से होगा, एक एक कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तभी कोशिका की या हम कहें शरीर की संरचनात्मक या शारीरिक बनावट या शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। तो तीन जो बातें हैं यहाँ पे हम कहें कि कोशिका प्रत्येक जीव की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब किसी भी हम देखें जीव के अंदर उसकी शारीरिक संरचना का निर्माण कैसे होता है, चाहे वो जीव सूक्ष्म जीव हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। कोई भी जीवित जीव है जिसे हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, उसकी शारीरिक संरचना का निर्माण होता किस तरह से है, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या होती है, सेल या कोशिका। जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, हम कहें जिनका कार्य सेम है, जिनकी संरचनाएं सेम है, जब वो आपस में जुड़ती हैं तो किनका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती है। इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। इसी के बाद यदि हम कहें जब समान प्रकार के
जिनकी संरचना समान है, जिनकी उत्पत्ति समान है और जिनके कार्य समान है, वे ऊतक जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब समान कार्य करने वाले ऑर्गन आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में पारस्परिक या म्यूचुअली सही से काम करते हैं, उनकी फंक्शन जो है सही होती है, तो किसका निर्माण होता है? एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब यह जीव का शरीर प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या हम कहें सूक्ष्म जीव भी हो सकता, ठीक है। तो किसी भी जीव का हम कहें शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना का निर्माण कैसे होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले कोशिका, जो समान कोशिकाएं होती हैं वो आपस में ग्रुप बनाती हैं, जिनको कहते हैं टिश्यू। जब समान कार्य करने वाले टिश्यू आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, तब निर्माण होता है ऊतक का, सॉरी, अंग का, ऑर्गन का। और जब समान फंक्शन करने वाले ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र, और जब सारे तंत्र आपस में अच्छे से वर्क करते हैं तो एक शारीरिक जीव का निर्माण, या कहें हम जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब अंग तंत्र हमने पढ़े हैं, कौन कौन से अंग तंत्र होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो पाचन तंत्र होता है, जनन तंत्र, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरह से काफी सारे तंत्र जब आपस में सही से वर्क करते हैं तो एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमने देख ली किसी भी जीव के शरीर की संरचना कैसे बनती है। ऊतक क्या होते हैं? हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। और वो सेल्स भी कैसी होनी चाहिए? उत्पत्ति में समान होनी चाहिए, कार्य में समान होनी चाहिए, और संरचना में भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की? तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कॉर्क में, या हम कहें पेड़ों की छाल में, मृत कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पेड़ की छाल ली, या जिसको कहते हैं कॉर्क ली, बार्क ली, उसकी एक थिन स्लाइस को, या हम कहें पतली स्लाइस को, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको एक संरचना दिखाई दी। और यह संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, इस तरह से। और इन्होंने, या हम कहें इन संरचनाओं को क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने सेलुला। सेलुला नाम दिया। और अपनी इस जो खोज को इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर प्रकाशित किया। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया।
ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की वह सेल कैसी थी? डेड सेल थी। इसी के बाद नेक्स्ट जो आए, रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोनी ल्यूवेन हुक। एंटोनी ल्यूवेन हुक ने जीवित सेल की खोज की और किसमें की? तालाब के पानी में। और इन्होंने सेल नाम नहीं दिया था, क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल। सेल को या कोशिका को सेल नाम किसने दिया? हर्टविग ने दिया। अब नेक्स्ट सेल की हमने देखा, सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई, उसके बाद जीवित सेल की खोज हुई। सेल को कोशिका या सेल जिसने कहा वो थे वैज्ञानिक हर्टविग। इसके बाद जैसे जैसे आगे खोज होती गई तो कोशिका के बारे में सिद्धांत आया। यह सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक श्वान व वैज्ञानिक स्लाइडेन। श्वान व स्लाइडेन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत में क्या बात कही गई या इन्होंने कोशिका के बारे में क्या बात कही कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। सेकंड, प्रत्येक सेल में या प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। वह प्रत्येक सेल में कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और प्रत्येक सेल में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? जिनको सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। कोशिकांग जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारे अंग पाए जाते हैं, जैसे वह लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, तो जैसे हमारे शरीर के अंग हैं और प्रत्येक अंग अपना एक स्पेसिफिक वर्क करता है, उसी तरह से कोशिका के अंदर भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जब वह अंग या कोशिका के अंग अपने अपने वर्क जो है या अपना अपना काम जो है सही तरीके से करते हैं, तो एक कोशिका जो है वह पूरा सही से वर्क करती है। जब कोशिकाएं सही वर्क करेंगी तो ऊतक भी वर्क करेंगे, ऊतक के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम करते हैं। और उसी तरह से कोशिकांग भी क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले उसके अंग होते हैं। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत के हम कहें अपवाद, एक्सेप्शन आए। पहला एक्सेप्शन है वायरस, जिसे कहते हैं विषाणु।
अब वायरस या विषाणु जो है, कोशिका के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। लेकिन वायरस जो है, बायोलॉजी के अंदर या जीव विज्ञान के अंदर एक ऐसा जीव है जिसका शरीर कोशिका से बना हुआ नहीं है, फिर भी इसको हम बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो वायरस जो है, यह कैसा जीव है? इसको कह सकते हैं यह अकोशिकीय जीव है। ए सेलुलर जीव है क्योंकि इसका शरीर जो है कोशिका से नहीं बना बल्कि न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है। वायरस की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक थे इवानोस्की। वायरस जो है या हम कहें विषाणु को सजीव व निर्जीव जगत के बीच की कड़ी कहते हैं। और इसको सजीव व निर्जीव जगत के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस जो है यह ऐसा जीव है, हम कहें कि यह जब तक इसे कोई होस्ट या परपोषी नहीं मिलता तो यह किसकी तरह एक्ट करता है? निर्जीव की तरह, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है यह। कब? जब इसको कोई होस्ट या परपोषी नहीं मिलता जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जब यह किसी जीव, अन्य जीव के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है तब यह क्या करता है? सजीव की तरह बिहेव करता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। निर्जीव कब होता है? जब तक इसे कोई होस्ट नहीं मिलता, होस्ट या परपोषी नहीं मिलता, तो यह मात्र एक कण की तरह बिहेव करता है, एक कण है। लेकिन जैसे ही यह किसी भी जीव के शरीर के अंदर एंटर करता है तो अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपने अंदर गुणन करना स्टार्ट कर देता है, अपनी जैसी और संततियों का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। तब यह किसकी तरह बिहेव करता है? सजीव की तरह बिहेव करता है और उस परपोषी के शरीर को यह क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। अब इसके बाद ये तो था पहला अपवाद, हमने लिख दिया कि वायरस है। सेकंड अपवाद की बात करें तो सेकंड थिंक या कोशिका सिद्धांत की दूसरी बात जो है क्या कह गई है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। यहां पर अपवाद बनता है स्तनधारियों की आरबीसी। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी इनको कोशिका के अंदर काउंट किया गया है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी इनको कोशिका के अंदर पढ़ा जाता है या काउंट किया जाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, ऊंट व या हम कहें ऊंट जो है यह स्तनधारी है और ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसी तरह से यही एक और बात करें, कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक प्रकार है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एब्सेंट होता है। अगर होता भी है तो वह अल्प विकसित होता है। यह भी क्या हो गया? कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो गया। नेक्स्ट अपवाद देखेंगे, फ्लोएम की
चालनी नलिका या जिसे कहते हैं सीव ट्यूब में भी केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कुछ अपवाद हैं जो कोशिका सिद्धांत के हैं। क्या अपवाद हैं? सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में क्या बात कही गई? प्रत्येक कोशिका का जीव किससे बना है? प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। जिसका अपवाद हमने क्या देखा? वायरस। सेकंड बात कही कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन हमने कुछ ऐसे अपवाद देखे या एग्जाम्पल्स देखे जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद सिद्धांत आया। अब इस सिद्धांत की क्या कमी थी कि यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं वाले जीव का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में आगे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया उन्होंने एक कथन दिया। क्या कथन था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब है नई और ई का मतलब पुरानी, सेलुला का मतलब सेल। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई सेल्स का निर्माण होता है। और यह किस प्रोसेस के दौरान होता है? तो यहां हमने लिखा पुरानी सेल है, इन सेल के अंदर या इस सेल के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन, या हम कहें कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के दौरान ही नई सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ एक कोशिका है, जब इसके अंदर विभाजन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और सेल्स डिवाइड होने के बाद एक अनेक सेल्स वाले जीव का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर हमने देखा कि स्पर्म जब ओवम से स्पर्म, ओवम या हम कहें शुक्राणु जब अंडाणु के साथ फर्टिलाइज होता है, यहां लिख देंगे फर्टिलाइज, या हम कहें निषेचन की प्रक्रिया होती है तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसी जाइगोट के अंदर आगे क्या चलता है? सेल डिवीजन चलता है। कोशिका जो है क्या करती है? विभाजित होती है, और जब विभाजित होती है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। और विभाजन की प्रक्रिया जो होती है एक फिक्स टाइम तक चलती है। उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रत्येक जीव के लिए यह टाइम पीरियड अलग अलग होता है। और मनुष्य की बात करें तो 9 महीने के बाद क्या होता है? एक नई जीव या नई संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ के बाद हमने क्या देख लिया कि जो सिद्धांत था, सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का कथन आया जिन्होंने कहा कि पुरानी कोशिका ही विभाजित होकर के नए कोशिका का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका को माइक्रोमीटर में मापते हैं। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यदि हमसे पूछा जाए या बात की जाए
कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। इसको पादप जगत के जोकर भी कहते हैं। ये जोकर या बहरूपिया। और इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो पादप जगत के बहरूपिया या जोकर क्यों कहते हैं? जिस तरह से सर्कस के अंदर जोकर अनेक रूप धारण करता है, या हम कहें बहरूपिया जो होते हैं बहुत रूप धारण करते हैं, उसी तरह से माइकोप्लाज्मा भी है, यह अपने रूप बदलता रहता है, अपनी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इसीलिए इसको पादप जगत के क्या कहा जाता है? बहरूपिया क्या कहा जाता है। और इसके साइज की बात करें तो 0.25 माइक्रोमीटर से 0.30 माइक्रोमीटर तक इतनी सूक्ष्म यह सेल है या जीव। इसके बाद इसको पीपीएलओ क्यों कहा जाता है? इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कि जो निमोनिया का हम कहें जीव है उसकी तरह ही इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है या संरचना है, इसीलिए इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी सजीव जगत के सबसे सबसे बड़ी सेल की, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। लगभग 1.4 किलोग्राम तक का यह होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, यह क्या सबसे बड़ी सेल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सजीव जगत में सबसे लंबी सेल की, तो तंत्रिका कोशिका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। लगभग 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो हमने सबसे छोटी कोशिका देखी, फिर बड़ी कोशिका देखी, फिर लंबाई के अंदर लंबी कोशिका देखी, यह है। अब यदि हम बात करें मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में सबसे बड़ी व छोटी कोशिका, यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी देखें तो बड़ी आती है अंडाणु, ओवम, और सेकंड छोटी आती है शुक्राणु, स्पर्म। यहाँ पे हमने देख लिया कि कोशिका के अंदर या सजीव जगत के अंदर कौन सी सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा कोशिका का संरचना या कोशिका के कोशिका की संरचना की बात करें तो एक, वैसे तो यहाँ डायग्राम है, ये रहा। कोशिका की संरचना की बात करें तो यहाँ दो तरह की कोशिकाएं आपके सामने हैं, ये है प्लांट सेल और यहाँ पर है एनिमल सेल या जंतु कोशिका। यहाँ पर हमने दोनों कोशिकाओं के डायग्राम है कि एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है। यहाँ पे दोनों कोशिकाओं में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आगे हम क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। पर इसी डायग्राम को यदि हम छोटा देखें या इस तरह से समझने के लिए बनाए, तो ये एक कोशिका हो गई और इस कोशिका के अंदर
इस तरह से जेली लाइक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या अब यहाँ पर एक तरह से सेंटर में यहाँ हमने ये क्या बना दिया है, ये है केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ सबसे बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति, या जिसे कहा जाता है इंग्लिश में सेल वॉल। यह कोशिका भित्ति जो है केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों में प्रेजेंट, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती। तो सबसे पहला डिफरेंस जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर है वह क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है बाहरी आवरण के रूप में, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेकंड जो लेयर है या आवरण है, यह है कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो है आवरण है, यह जंतु व पादप दोनों के अंदर ही पाया जाता है। बीच में जो कणिका में पदार्थ बनाया है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, यह पारदर्शी होता है। यह क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने बना दिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहाँ पे जाल की तरह संरचना है, यह होती है ईआर, या हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो केंद्रक के चारों तरफ जाल का निर्माण करती है। इसी तरह से यहाँ एक और स्ट्रक्चर हमने बना दी, ये क्या है, लाइसोसोम। कुछ खाली रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं वैक्यूल या रिक्तिका। अब यहां पर ही इस तरह से एक नलिका नुमा इस तरह से संरचना पाई जाती है, यह संरचना होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। का नाम इस तरह से यहाँ साइड में लिखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने कोशिका का डायग्राम बनाया है। इस कोशिका के डायग्राम के अंदर यहाँ ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। आगे हम इसको थोड़ा सा और एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे बाहरी आवरण देखा कोशिका भित्ति का, जो कि पादपों में ही पाई जाती है। सेकंड आवरण देखा कोशिका झिल्ली का, यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पे कणिका में पदार्थ देखा जेली जैसा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और कोशिकांग में हमने देखा यहाँ पर ये जो संरचना है, ये क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ एक जालनुमा संरचना है, जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी केंद्रक के बाहर यहाँ पर एक पाइप या नलिकानुमा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी के बाद यहाँ पर ये जो संरचना है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ हमने बनाई कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये वैक्यूल या रिक्तिकाएं जो होती है, पादप कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में कम पाई जाती है। यहाँ पर एक और संरचना है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ हम कोशिका की संरचना देखी है, इसी कोशिका की संरचना को हम एक रूपरेखा या हम कहते हैं एक डायग्राम बनाएंगे इसका। सबसे पहले यहाँ देखते हैं सेल,
सेल के अंदर दो भाग हमने बनाए, यहां बना दिया कोशिका का आवरण, और सेकंड भाग बनाया हमने जीव द्रव्य। कोशिका आवरण के अंदर दो आवरण देखेंगे हम कोशिका के। फर्स्ट, कोशिका भित्ति, सेकंड पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली। ये दो आवरण जो है हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर यदि हम देखें, सबसे पहले यहां देखा जाएगा कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? कोशिकांग। और कोशिका द्रव्य के साथ यहां और क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। या न्यूक्लियस। अब कोशिकांग जो होते हैं, तीन तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं किसी भी कोशिका में। तो पहले है झिल्ली रहित, मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल देखें, कौन से है यह? राइबोसोम, और एक और है तारककाय। राइबोसोम और तारककाय, तारककाय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेकंड जो पढ़ेंगे हम, यह पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली, या फिर हम कहें एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली युक्त। और थर्ड पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली के अंदर सबसे पहले पढ़ा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड पढ़ेंगे हम हरित लवक। एकल झिल्ली वाले के एग्जाम्पल देखें, क्या का कौन कौन से कोशिकांग है? तो यहां पर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी काय, या हम कहें एक और रिक्तिका। ठीक है, तो ये जो है, हम किसी भी सेल को पढ़ने से पहले उसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग कर, ठीक है। सेल के अंदर हमने दो चीजें देखी, कौन सी है वो? पहला देखा हमने कोशिका के आवरण पढ़े जाएंगे। आवरण की बात करें तो दो कोशिका आवरण है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। सेकंड आया जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य जो है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केंद्रक की अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग तीन तरह के होंगे। पहला होगा झिल्ली रहित, जिनके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं है, राइबोसोम और तारककाय।
दूसरा पढ़ेंगे हम एकल झिल्ली वाले जिनके बाहर केवल एक लेयर पाई जाती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और रिक्टिका। तीसरा हम पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली वाले या हम कहें डबल लेयर कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये यहाँ पर कोशिका का डायग्राम होगा। इसके आगे हम हेडिंग डालेंगे कि कोशिका की प्रकार कैसे, किसके आधार पर, तो संरचना के आधार पर। कोशिका की संरचना के आधार पर या केंद्रक के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक, और सेकंड है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसके अंदर दो शब्द हैं, प्रो और कैरियो। प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित, या हम कहें प्रिमिटिव। अल्प विकसित, प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक या तो एब्सेंट होता है या हम कहें अल्प विकसित होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता, ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो हम कहेंगे इनमें या इन कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या अल्प विकसित होता है। बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में यू और कैरियो, यू का मतलब है पूर्ण विकसित और कैरियो का मतलब केंद्रक। तो ऐसी सेल्स जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, इनमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली या हम कहें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, जबकि इनमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली उपस्थित होती है। इनमें कोशिकांग या हम कहें इन कोशिकाओं में या इनमें या इन सेल्स में सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि इन कोशिकाओं में या इन सेल्स में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल कहाँ है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो BGA
ब्लू ग्रीन एल्गी, या हम कहें नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जगत के जीव, मोनेरा जगत के जीव, बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव आते हैं? तो बैक्टीरिया ही आते हैं, इसको लिख लेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, जो मोनेरा जगत के अंदर हैं उनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यह एक तरह के बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब कुछ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर भी हमने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसी के एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर। तो कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, पादप जगत व जंतु जगत। ठीक है, तो कवकों के अंदर, पादप जगत के जीवों के अंदर और जंतु जगत के जीवों के अंदर क्या होती है? यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। मतलब इनकी कोशिकाएं जो होती हैं यह पूर्ण विकसित होती है, इनका केंद्रक पूर्ण विकसित है, इनके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कोशिका के प्रकार संरचना के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवों के प्रकार। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार। तो दो तरह के जीव पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव, दूसरा पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर ही बना हुआ होता है। यही एक कोशिका सभी काम करती है उस जीव के लिए। वही खाना खाने का काम करेगी, वही पचाने का काम करेगी, वही उत्सर्जन का काम करती है और वही क्या करती है? जनन का काम करती है। जैसे हम देखें कि हम जो हैं, हम कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंदर हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक काम करने के लिए अलग से कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन के लिए अलग से कोशिकाएं हैं, उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाओं के ग्रुप्स हैं, या हम कहें पाचन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, जनन के लिए अलग कोशिकाएं हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो होंगे उनके अंदर यही एक कोशिका सभी काम उनके करती है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। मोनेरा जगत के सदस्य, ये मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, ये क्या है? ये टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ते हैं, या हम कहें जीवों के वर्गीकरण के अंदर पढ़ते हैं। जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें 5 तरह के जगत पढ़े जाते हैं। तो इन, या हम कहें किंगडम बनते हैं 5 तरह के। सबसे जो प्रिमिटिव होते हैं वह मोनेरा जगत के सदस्य हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया, इन सभी को सबसे लोअर क्लास, या हम कहें सबसे ऐसे जगत के अंदर पढ़ा जाता है जहां पर बहुत ही अल्प विकसित जीव पाए जाते हैं। मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है कवक, फिर आता है प्लांट, और फिर सबसे अपर लेवल आता है एनिमल जगत या एनिमल किंगडम के अंदर।
हम किन में आते हैं? हम सबसे अपर लेवल के किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, ठीक है। मोनेरा जगत में क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और ये सब किसके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर। बहुकोशिकीय में क्या होगा? ऐसे जीवों का शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल की बात करें, कवक जगत, पादप जगत के सदस्य व जंतु जगत के सदस्य। तो आज हमने कोशिका की थोड़ी खोज के बारे में और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। कल से हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया था ना, ये सेल के एक एक संरचना देखेंगे। सबसे पहले आवरण कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जीव द्रव्य, फिर कोशिका द्रव्य में कौन कौन से यहाँ पे कोशिकांग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने कोशिका के बारे में जानकारी ली, कल हम आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।